एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन 20 तक बताया गया था, रेफरी का सिद्धांत, और धारा 20 में कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी आपको बताया गया था। इस सेक्शन 20 पढ़ने के बाद आपका जो पढ़ना है 3 चीज़ें और पढ़नी हैं। आखिर जो एडमिशन है या एडमिशन है आपका एडमिशन है वह यानी कि स्वीकृति क्यों सुसंगत बनाई गई है, अर्थात स्वीकृति को साक्ष्य में रेलेवेंट या सुसंगत बनाने के पीछे जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, अर्थात विधि शास्त्रीय आधार क्या है। ये क्वेश्चन आपका वर्तमान में मेंस में भी बन रहा है कि आखिर स्वीकृति साक्ष्य में क्यों सुसंगत बनाई गई है, उसका विधि शास्त्रीय आधार क्या है या आधार बताइए। ये क्वेश्चन मेंस में भी आपका बन रहा है, थोड़ा सतर्क होकर इसको देखना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपका टिप्पणी में बन रहा है मेंस में, स्वीकृति के प्रकार बताइए, प्रकार यानी कि काइंड्स। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है, एडमिशन या स्वीकृति का प्रभाव क्या होता है, प्रभाव का उल्लेख करिए, अर्थात इफेक्ट का उल्लेख करिए। आइए इन प्रश्नों को एक एक करके देखा जाए। पहला हम प्रश्न देख रहे हैं आपका, ये देखिए, ये आपका बेयर एक्ट से नहीं अलग से कवर होगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। स्वीकृति साक्ष्य में क्यों सुसंगत बनाई गई हैं, इसके 4 कारण हैं। यानी कि फिप्सन ने विद्वान हैं फिप्सन महोदय ने स्वीकृति को सुसंगत बनाए जाने या साक्ष्य में स्वीकार किए जाने के 4 आधार बताए हैं, 4 कारण बताए हैं। उन 4 कारणों को ही आपको मेंस में लिखना है, और मेंस में लिखते समय जो भारत में उस बारे में क्या नियम है उन नियमों का भी सहारा लेना है। आइए तो स्वीकृति क्यों सुसंगत हैं इस विषय में जो फिप्सन ने 4 आधार बताए हैं, उन चारों आधारों का उल्लेख एक एक करके किया जाए। जहाँ तक पहला आधार की बात है, पहले पॉइंट की बात है, फिप्सन महोदय ये बताते हैं कि स्वीकृति साक्ष्य में सुसंगत इसलिए बनाई गई हैं कि स्वीकृति जो होती हैं वह सबूत का अभित्यजन करती हैं, सबूत का अभित्यजन करती हैं। सबूत का अभित्यजन करती हैं यानी कि पहला आपका ये आया कि जो स्वीकृति होती है वह प्रूफ का, सबूत का वैभियर करती हैं, अभित्यजन करती हैं। अभित्यजन माने त्याग देना, अभित्यजन का मतलब होता है त्याग देना। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृति चूँकि सबूत का अभित्यजन करती है इसलिए साक्ष्य में सुसंगत बनाई गई हैं। अर्थात जो बातें किसी पक्षकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, अब उन बातों को न्यायालय में प्रूफ करने की, साबित करने की
आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आपका स्वीकृति को रेलेवेंट बनाया गया है। ये लिखकर तुरंत भारत में जोड़ेंगे। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में स्वीकृति के जो प्रकार हैं, एक गैर न्यायिक यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल, और दूसरा जुडिशियल यानी कि न्यायिक स्वीकृति। अब भारत में आप आ जाएंगे। भारत में गैर न्यायिक स्वीकृति को साबित करना पड़ेगा, अर्थात जहाँ तक भारत की बात है, जो स्वीकृति न्यायालय से बाहर की जाती हैं, वह स्वीकृति सबूत का अभित्यजन नहीं करती। ऐसी स्वीकृति को न्यायालय में प्रूफ करना पड़ता है, अर्थात न्यायालय में साबित करना पड़ता है। लेकिन जो स्वीकृति न्यायिक स्वीकृति होती है, जुडिशियल एडमिशन होता है, इस स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात अगर हम भारत में देखें तो भारत में गैर न्यायिक स्वीकृति सबूत का अभित्यजन नहीं करती, यानी कि न्यायालय से बाहर जो स्वीकृति की गई है, उसे न्यायालय में साबित करना पड़ेगा। जबकि जो न्यायिक स्वीकृति है, जुडिशियल एडमिशन है, धारा 58 ये बता देती है एविडेंस की कि न्यायिक स्वीकृति सबूत का अभित्यजन करती हैं, अर्थात न्यायिक स्वीकृतियों को साबित किया जाना, प्रूफ किया जाना भारत में आवश्यक नहीं है। ये आपका पहला आधार बताया गया। आइए अब देखा जाए दूसरा आधार। अर्थात दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार ये है कि स्वीकृतिकर्ता के हित के विरुद्ध होती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति स्वीकृति करता है, एडमिशन करता है, वह स्वीकृति उसके हित के विपरीत होती हैं, हित के विपरीत होती हैं। इस आधार पर स्वीकृति को रेलेवेंट बनाया गया है। देखिए, आपका कह सकते हैं कि इसको देखना है। जो व्यक्ति एडमिशन करता है, चूँकि वह एडमिशन उसके इंटरेस्ट के, उसके हित के विपरीत होता है, इसलिए स्वीकृति को साक्ष्य में सुसंगत बनाया गया है। ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरोध में, विपरीत में तभी कोई बात कहता है जब वह बात सत्य हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने विरोध में तभी बातें करता है, ये माना जाता है जब वे बातें सत्य हों। अतः स्वीकृतिकर्ता के हित के विपरीत होती हैं, इसलिए इसे साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है। इस बात का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में किया गया है। धारा 21 ये बता देती हैं कि जो स्वीकृतियां हैं वह किसके विरुद्ध सुसंगत होगी और साबित की जा सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति एडमिशन किया है, जो व्यक्ति स्वीकृति किया है,
और उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध स्वीकृति सुसंगत होगी और साबित भी की जा सकेगी। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 21 में 3 ऐसी अपवादिक दशाएं दी गई हैं जहां के स्वीकृतिकर्ता उस स्वीकृति को अपने फेवर में अर्थात अपने पक्ष में साबित कर सकता है। इसको डिटेल में हम सेक्शन 21 में पढ़ाएंगे। आइए अगला देखा जाए, आपका दूसरा के बाद तीसरा आइए पॉइंट देखा जाए। स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में होती है। यानी कि स्वीकृति विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में होती हैं। अतः ऐसी दशा में स्वीकृति को सुसंगत बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृतियां पक्षकारों के कथन और उनके मामले में भेद पैदा करती हैं, विरोध पैदा करती हैं। अतः ऐसी दशा में जब स्वीकृतियां आपका कह सकते हैं कि विरोध पैदा करती हैं, इस आधार पर स्वीकृति को सुसंगत बनाया गया है। अतः आप कह सकते हैं कि चूँकि जो एडमिशन है और जो मामला है, जो स्वीकृति है, वह मामले में जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य हैं उसके विपरीत होती हैं, उसमें विभेद पैदा करती हैं। अतः ऐसी दशा में विभेद पैदा करने के कारण स्वीकृति को सुसंगत बनाया गया है। आइए कह सकते हैं कि आपका एक विरोधात्मक कथन किया जाए जो विरोध पैदा करे। ए बी पर मुकदमा लाता है कि इसने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है। अर्थात ए बी पर मुकदमा लाता है कि उसने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है, जबकि आपका कह सकते हैं कि ए बही खाता लिखता था और बही खाते में कहीं भी इस 5,000 रुपये का जिक्र नहीं है। अर्थात ये दोनों बातें विरोधी हैं। जब ए सभी संव्यवहारों को अकाउंट में लिखता था तो बी को जो उधार दिया वह बातें क्यों छोड़ दिया? यानी कि दोनों बातों में विरोधाभास हो गया। अंतिम देखा जाए, जो चौथा आपको देखना है पॉइंट, यानी कि स्वीकृति की सुसंगत के जो चौथा आधार हैं वह है स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में। स्वीकृति सत्य के साक्ष्य के रूप में, अर्थात ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत बातें करता है तो अपने हित के विपरीत वह कोई बात तभी कहेगा जब वह बात ट्रू हो, अर्थात सत्य हो। अतः इस आधार पर, सत्यता के आधार पर स्वीकृति को साक्ष्य में रेलेवेंट बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति, ये अमूमन माना जाता है कि जब वह कोई व्यक्ति अपने हित के विपरीत बात करता है तो अपने हित के विपरीत वह तभी कोई बात करेगा जब वह बातें सत्य हो। अतः इस आधार पर आपका स्वीकृति को
एडमिशन को रेलेवेंट बनाया गया है। आपका फिर याद रखिएगा 4 आधार हैं, ये मेंस में भी आ रहा है, टिप्पणी में, और इसको कम से कम 1.5-2 पेज में समाहित करना है। अब आइए स्वीकृति के प्रकार बताया जाए। स्वीकृति के प्रकार भी आजकल पूछा जा रहा है। जहाँ तक काइंड्स ऑफ एडमिशन की बात है, स्वीकृति के प्रकार की बात है, स्वीकृति को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपका गैर न्यायिक स्वीकृति, गैर न्यायिक स्वीकृति, गैर न्यायिक या एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसी को कहते हैं न्यायिक बाह्य, न्यायिक बाह्य, न्यायिक बाह्य स्वीकृति, या इसी को कहते हैं आपका कह सकते हैं आपका अनौपचारिक, अनौप शब्द हमेशा चेंज कर रहा है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। अनौपचारिक, अनौपचारिक स्वीकृति, या इसी को कहा जाता है आकस्मिक स्वीकृति, आकस्मिक भी कहा जाता है, या न्यायिक बाह्य लिखा ही गया है एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसको बताया जाएगा। दूसरा आपका प्रकार है न्यायिक स्वीकृति, जुडिशियल एडमिशन, या इसको कहा जाता है फॉर्मल एडमिशन, अर्थात औपचारिक, औपचारिक स्वीकृति, या इसी को प्रारूपिक, फॉर्मल प्रारूपिक स्वीकृति भी कहा जाता है, प्रारूपिक, या इसी को प्रत्यक्ष स्वीकृति कहा जाता है, डायरेक्ट एडमिशन। और तीसरा आपका है बाय कंडक्ट द्वारा एडमिशन, अर्थात आचरण द्वारा की गई स्वीकृति, बाय कंडक्ट या आचरण द्वारा की गई स्वीकृति। तीनों स्वीकृतियों को कभी काल मेंस में भी ये पूछ लिया जा रहा है, तो तीनों स्वीकृतियों को आपको बताया जा रहा है। अब अच्छे से देखिए, पहला हम बता रहे हैं गैर न्यायिक या न्यायिक बाह्य या अनौपचारिक या आकस्मिक, या इसी को इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कहा जाता है, अप्रत्यक्ष एडमिशन। आइए एक एक करके इसको देखा जाए। अप्रत्यक्ष एडमिशन क्या है, या गैर न्यायिक स्वीकृति किसे कहा जाएगा? देखिए अच्छे से इसको, यहाँ से भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, अच्छे से आपको याद रखना है। ऐसी स्वीकृति जो जीवन या कारोबार या साधारण वार्तालाप के क्रम में की जाती हैं और न्यायालय से बाहर की जाती हैं, या न्यायिक कार्यवाही के दौरान नहीं की जाती, उसे गैर न्यायिक स्वीकृति कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक हो सकती हैं, अर्थात इसका मतलब ऐसी स्वीकृति जो जीवन या कारोबार या साधारण वार्तालाप के क्रम में न्यायालय से बाहर की जाती हैं, ऐसी स्वीकृति को एक्स्ट्रा जुडिशियल या न्यायोत्तर या न्यायिक बाह्य या अनौपचारिक या आकस्मिक या अप्रत्यक्ष स्वीकृति कहा जाता है। यह लिखित या मौखिक हो सकती है। यह लिखित
या मौखिक हो सकती हैं। यह स्वीकृति सबूत का अभित्यजन नहीं करती, अर्थात गैर न्यायिक स्वीकृति को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है। यह सबूत का अभित्यजन नहीं करती, यानी कि प्रूफ का वैभियर नहीं करती। जैसे कि अर्थात इस स्वीकृति को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है। एक उदाहरण इस पर देखिए, जैसे पारिवारिक बंटवारा हो गया। अगर पारिवारिक बंटवारे में परिवार के सदस्यों ने कुछ बातें एडमिट की हैं, स्वीकार की हैं, तो इन बातों को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि ये स्वीकृति न्यायालय से बाहर की गई है। ये पहला प्रकार बताया गया। दूसरा प्रकार हम देखते हैं बाय कंडक्ट, यानी कि आचरण द्वारा की गई स्वीकृति। आचरण का मतलब हुआ बाय कंडक्ट, यानी कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन। जहाँ तक दूसरा प्रकार देखा जाए, आचरण द्वारा की गई स्वीकृति, यानी कि बाय कंडक्ट कहा जाता है। देखिए, जहाँ तक आचरण द्वारा की गई स्वीकृति की बात है, आचरण द्वारा स्वीकृति कब मानी जाएगी ये आपको बताना पड़ेगा, और एक सटीक उदाहरण भी देखना पड़ेगा। देखिए इसको, सक्रिय या निष्क्रिय आचरण द्वारा भी स्वीकृति की जा सकती है। अर्थात जो कंडक्ट यानी कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन होगा, वह सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है। अर्थात सक्रिय या निष्क्रिय आचरण द्वारा भी स्वीकृति की जा सकती है। मौन द्वारा भी स्वीकृति की जा सकती है। मौन द्वारा स्वीकृति का एक उदाहरण हम बताते हैं। एक महिला एक स्कूल में जाती हैं, अपने बच्चे का नाम लिखवाती हैं और अपना नाम माता के तौर पर लिखती हैं, लेकिन जब पिता का नाम आता है तो पिता का कॉलम छोड़ देती हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का नाम, माता का नाम तो रजिस्टर में दर्ज कराती हैं, लेकिन आपका कह सकते हैं कि बच्चे के पिता का नाम का कॉलम छोड़ देती हैं। इसका मतलब हुआ कि वह मौन द्वारा ये स्वीकार कर रही हैं कि बच्चे का पिता कौन है वह नहीं जानती, या जानते हुए भी बताना नहीं चाहती। तो ये जो रजिस्टर में बच्चे के पिता का नाम छोड़ देना, ये मौन द्वारा एडमिशन माना जाता है। मौन द्वारा एडमिशन के बारे में जहाँ तक बात है, सबसे उत्तम उदाहरण आपका धारा 8 में मिलता है। यानी कि आचरण द्वारा स्वीकृति का सबसे अच्छा उदाहरण धारा 8 में मिलता है। सेक्शन 8 का दृष्टांत नंबर जी देखिए, अच्छे से इसको देखिए। प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपये का देनदार हैं। यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा और ग से क की उपस्थिति में और श्रवण गोचरता में कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो, क्योंकि वह ख के प्रति
10,000 रुपये का देनदार हैं और यह कि कोई उत्तर दिए बिना चला गया, यानी कि उदाहरण फिर से समझिए। देखिए आपका बी ने ए को 10,000 रुपया उधार दिया है, ये याद रखें। यानी कि बी ने ए को 10,000 रुपया उधार दिया है। फिर ए उधार मांगने जाता है, आपका कह सकते हैं सी के पास जाता है और डी एक व्यक्ति वहाँ बैठा है। ए जाता है सी के पास उधार मांगने, तो डी कहता है कि हे सी, ए ने पहले ही बी से 10,000 रुपया उधार लिया है, तुम इस पर विश्वास न करो, इसका काम ही है कि उधार लेकर और न चुकाना। और ए बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ए का आचरण ही बताता है कि वह बी से 10,000 रुपया उधार लिया होगा, तभी तो बिना कुछ प्रतिवाद किए वहाँ से 9-2-11 हो गया। ये आपका सेक्शन 8 का जो इलस्ट्रेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है आचरण द्वारा की गई स्वीकृति पर। अब आपका जो स्वीकृति का तीसरा प्रकार है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जुडिशियल एडमिशन या न्यायिक स्वीकृति या जुडिशियल एडमिशन या फॉर्मल एडमिशन। देखिए जहाँ तक न्यायिक स्वीकृति की बात है, जो स्वीकृति याद रखें, जो स्वीकृति न्यायिक कार्यवाही के प्रारंभ में या न्यायिक कार्यवाही के साथ की जाती हैं उसे न्यायिक स्वीकृति कहा जाता है। यानी कि जो एडमिशन न्यायिक कार्यवाही के प्रारंभ में या न्यायिक कार्यवाही के साथ किया जाता है उसे आपका जुडिशियल एडमिशन कहा जाता है। इस अधिनियम की धारा अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 58 में 4 ऐसी बातें बताई गई हैं, 4 ऐसी कंडीशन बताई गई हैं जहाँ की एडमिशन को या स्वीकृति को न्यायिक स्वीकृति माना जाता है। पहला, अभिवचनों में की गई स्वीकृति, यानी कि अभिवचनों में की गई स्वीकृति अर्थात प्लीडिंग के माध्यम से की गई स्वीकृति। दूसरा, स्वीकृति की सूचना के उत्तर में, यानी कि स्वीकृति की सूचना के उत्तर में जो स्वीकृति की जाती हैं उसे भी आपका न्यायिक स्वीकृति माना जाता है। तीसरा, परिप्रश्नों के उत्तर में की गई स्वीकृति, परिप्रश्नों के उत्तर में जो स्वीकृति की जाती हैं वह न्यायिक स्वीकृति मानी जाती हैं। और कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के पार्टी के जो अधिवक्ताओं द्वारा स्वीकृति की जाती हैं, यानी कि कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा जो एडमिशन किया जाता है वह एडमिशन भी न्यायिक स्वीकृति मानी जाती है। धारा 58 ये बताती हैं फिर आपका कि जो न्यायिक स्वीकृतियां होंगी वह सबूत का अभित्यजन करती हैं। सबूत का
अभित्यजन करती हैं, अर्थात न्यायिक स्वीकृति को न्यायालय में प्रूफ करना, सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। यहाँ भी बहुत क्वेश्चन बना है कि कौन स्वीकृति भारत में या किस स्वीकृति को भारत में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, दे देगा न्यायिक, गैर न्यायिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप मारिएगा न्यायिक। अब एक अच्छा क्वेश्चन आपका जो बनता है लास्ट में वो बताया जाए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एडमिशन करता है, या तो वह तथ्य को स्वीकार करेगा, तथ्य के बारे में स्वीकृति करेगा, या विधि के बारे में करेगा। यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है, सतर्क होकर इसको पढ़ना है। कोई व्यक्ति या तो तथ्य के बारे में एडमिशन करेगा या लॉ के बारे में। अब जहाँ तक भारत की बात है, तथ्य के बारे में की गई स्वीकृति भारत में सुसंगत होती है और साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक विधि की बात है, आपका कह सकते हैं विधि के बारे में की गई स्वीकृति भारत में विसंगत होती है। भारत में विसंगत होती हैं। विसंगत का मतलब हुआ कि इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाता, साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। भारत में देखिए, भारत में स्वीकृति, तथ्य की स्वीकृति सुसंगत है, विधि की स्वीकृति सुसंगत है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारतीय विधि पूछे तो दोनों न मारकर केवल तथ्य की स्वीकृति भारत में रेलेवेंट होगी, ये मारना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इंग्लैंड में बने, कि कभी काल तुलना करके भी बन जाता है, तो इंग्लैंड में तथ्य तथा विधि दोनों के बारे में की गई स्वीकृतियां रेलेवेंट होती हैं, अर्थात सुसंगत होती हैं। फिर एक बार, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वर्तमान में बन भी रहा है, अतः फिर से इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। भारत में तथ्य के बारे में की गई स्वीकृति सुसंगत बनाई गई है, जबकि विधि के किसी प्रश्न पर की गई स्वीकृति सुसंगत नहीं बनाई गई है। जबकि इंग्लैंड में तथ्य तथा विधि दोनों के बारे में की गई स्वीकृति को रेलेवेंट बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, फिर आपको एक बार सूचना दे दी जाए, ये जो एडमिशन पढ़ाया जा रहा है अभी कम समझ में आपको आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एडमिशन आगे बढ़ेगा और 7-8 उदाहरण दिए जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये सही बात है कि शुरुआती दौर में जो परिभाषाएं इत्यादि हैं, ये कम समझ में आती हैं। धन्यवाद।